बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हमज़ा मुनीर। मैं यूईटी से मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैं अभी जो सब्जेक्ट जो पढ़ रहा हूँ वो इनमें से एक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और उसके सब्जेक्ट में मैं जिस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देने लगा हूँ वो है डीप बिलीफ नेटवर्क्स। तो जो टॉपिक है मेरा डीप बिलीफ नेटवर्क, इसको समझने से पहले, इसकी डेप्थ में जाने से पहले हमें ये चीज़ भी आइडेंटिफाई करनी है कि इस पहले हमें ये डीप बिलीफ नेटवर्क्स होते क्या हैं इसका पता होना चाहिए, और हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये चीज़ क्यों मतलब क्रिएशन की गई इस चीज़ की। तो उसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना चाहिए कि बेसिकली ये एक तरह से डीप लर्निंग से एक्सट्रैक्ट किया गया है टॉपिक, और इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि डीप डीप नेटवर्क्स क्या होते हैं, कि हमें एक डीप नेटवर्क क्या करता है। मैं अपना स्टार्ट करता हूँ पहले कि जो होते हैं ना हमारे वाई नॉट जस्ट वन लेयर ऑफ हिडन यूनिट्स। तो एक जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं ना, नेटवर्क लेयर की हायरार्की होती है डीप नेटवर्क्स में। तो अब ये होता है कि उस हायरार्की में जब हम अपना डाटा कोई भी ट्रेन करते हैं, कोई मॉडल ट्रेन करते हैं, तो उसको उतनी उतनी दफ़ा उसको वो उस प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ता है हर लेयर के लिए। सो इसका था कि ये क्वेश्चन था कि डीप नेटवर्क में हम सिर्फ एक लेयर के साथ क्यों नहीं कर सकते। और इसमें एक और प्रॉब्लम ये था कि जो थी हमारी कैप्चर करने की, मतलब हमारी जितनी भी कॉन्स्ट्रेंट होती हैं, लेट्स सपोज कि हमारा इस प्रेडिक्शन मॉडल को इतने ट्रेनिंग मॉडल रिक्वायर्ड हैं, ये इसकी कॉन्स्ट्रेंट है। कोई कॉन्स्ट्रेंट, उस कॉन्स्ट्रेंट को ना बाज़ दफ़ा ये होता था कि इस लेयर्स की हायरार्की की वजह से ना वो कैप्चर ही नहीं कर पाता था। तो ये भी एक हर्डल आ रहा था। और कुछ अब लेट्स सपोज हमारा जो यूनिवर्सल जब हम एक नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं ना, तो हम उसका देखते हैं कि वो यूनिवर्सली क्या क्या कर सकता है। तो उस यूनिवर्सल नेटवर्क को, उस यूनिवर्सल मतलब एक पूरे सिस्टम में हमने इंटीग्रेट करने के लिए एक चाहिए होता है सोल्यूशन जो हर चीज़ पे उसी तरह वर्क करे, जो जिस तरह वो अगर लेट्स सपोज एक छोटी प्रॉब्लम पे भी वही काम कर रहा है तो वो बड़ी प्रॉब्लम भी करे। एक ऐसा एल्गोरिदम डिज़ाइन किया जाता है। पर ये हो रहा था इसमें डीप नेटवर्क्स में कि ये ना बड़ी प्रॉब्लम के लिए ना ये एक्सपोनेंशियल, इसके लिए फिर या तो हमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स बढ़ाते जाना था एक्सपोनेंशियली, वो भी जो कि एक कभी भी फिजिबल सोल्यूशन नहीं होता एक्सपोनेंशियल। कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ये एक बहुत गंदा सोल्यूशन माना जाता है। तो हमारा ये भी एक कंसर्न था। तो इसमें फर्दर मतलब इसकी एग्जांपल में आ सकते हैं तो वो पैरिटी आ जाता था, और लेटर एक्सपोजिशंस वाला ये एक इसके दो कैले के एग्जांपल्स हैं, और इसमें ये वाली चीज़ एक्सपीरियंस की गई थी। तो ये बेसिकली ये था कंप्यूटर डीप नेटवर्क्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। इसकी मैं अगली स्लाइड्स में ना आपको वो भी बताता जाऊँगा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का था, क्योंकि मैंने इमेज कुछ अटैच की हैं। ओके। सो अब मैं आता हूँ कि इसकी जो सुपरवाइज लर्निंग होती थी ना डीप फीचर हायरार्की की, वो किस तरह की जाती थी। अब हमने डीप नेटवर्क्स को थोड़ा ओवरव्यू ले लिया। अब हमने ये देखना है कि इसकी सुपरवाइज लर्निंग कैसे की जाती थी डीप फीचर्स की। अब इसमें ये होता था कि हमारे पास दो तरह के सेल्स होते थे, एक होते थे सिंपल सेल्स और दूसरे होते थे कॉम्प्लेक्स। अब जो सिंपल सेल्स थे ना, वो ये होता था कि इसमें मल्टीपल लेयर्स होती थी, जैसे मैंने बताया है ऑलरेडी। मल्टीपल लेयर्स में जो सिंपल सेल्स थे ना, वो हमारे ना फीचर्स को वो डिटेक्ट कर रहे होते थे डीप नेटवर्क में जो लोकली अवेलेबल हैं हमारे पास। और जो हमारे कॉम्प्लेक्स थे ना, वो ये डिपेंड कर रहे होते थे कि हमारा जो एक लेट्स सपोज एक लेयर का इनपुट एज अ आउटपुट जाता था वो कॉम्प्लेक्स सेल्स में। तो ये होता था कि जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती थी, ये है इनके हायरार्की में चल रहा होता था, वैसे वैसे इसकी एक्सपोनेंशियली हमें रिक्वायर होता था कि हमें ये चीज़ें इसके लिए या तो हार्डवेयर बढ़वाना पड़ता था, क्योंकि हमने एल्गोरिथम तो डिज़ाइन कर लिया है। तो अब हमें अगर कोई लेट्स सपोज प्रॉब्लम बढ़ी है तो उसके लिए हमें हार्डवेयर बड़ा रिक्वायर करना पड़ता था। तो ये बेसिकली इसका थोड़ा सा हायरार्किकल स्ट्रक्चर था। मूविंग ऑन। अच्छा, अब हमारा ये आ जाता है कि कन्वेंशनल नेट आर्किटेक्ट। इसमें अब हमने इसमें ना फर्दर लेयर्स, इसकी जो लेयर्स को ब्रेक डाउन करना था कि वो किस में आ रही होती हैं। अब इसमें ना जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड में भी विजिबल है, मैंने इमेज अटैच की है। इसमें लेयर्स की ना मतलब कह लें कि लिमिट नहीं थी, ये लिमिटलेस चल रहे होते थे। डिपेंड करता था कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है, और उस प्रॉब्लम की बेस पे फिर वो जो हमारे पास कह लें कि वो बेसिक स्ट्रक्चर था उसमें तो 5 लेयर्स थी, पर ये है कि ये लेयर्स कम या ज़्यादा होती थी डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम। तो अब इसमें पहली जो लेयर आ जाती थी वो हमारे आ जाती थी कन्वेंशनल नेट फॉर हार्ड राइटिंग रिकग्निशन।
ठीक है। अब इसमें ये होता था कि हमारे पास ना एक लेट्स सपोज एक जो इनिशियली जो भी लेयर के नेट के जो भी प्रॉब्लम होती थी, उसका जो भी इनपुट होता था ना, वो हमारा ये वाली लेयर जो है वो कैप्चर कर लेती थी। अब इसमें ये होता था कि हमारे इसमें जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास ना होते हैं सिंपल सेल्स और कॉम्प्लेक्स सेल्स। अभी जो कॉन्फ़िगरेशनल लेयर्स थी ना, इसमें हमारे पास पहले आ जाते थे हमारे पास जितने भी सिंपल है ना, सिंपल सेल्स, जिसमें जितने हमने फ़ीचर एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, प्लेन फ़ीचर्स, उनके वेट्स जो भी हमारा होता था, वो हमारे कन्वोशनल लेयर्स में आ जाते थे। और फिर दूसरा हमारा आ जाता था कि चलें ये तो हो गया ना कि सिंपल सेल्स हमने कर लिए। सिंपल सेल्स ज़्यादातर हमारे फ़ीचर एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता था कि क्या क्या फ़ीचर हमने उस ट्रेनिंग मॉडल से एक्सट्रैक्ट करने हैं। फिर आ जाता है हमारे पास दूसरा आ जाता था पूलिंग और सब सैम्पलिंग लेयर्स, ठीक है। तो जो पूलिंग और सब सैम्पलिंग था ना, हम इसमें बेसिकली क्या करते थे कि हम ना अपने लेयर जो हमारा कॉम्प्लेक्स लेयर स्ट्रक्चर था ना कॉम्प्लेक्स सेल्स का, उसमें हम डिफरेंट जो थे ना अपने जो कैले मॉडल जो हमारा नेटवर्क था, उसको हम डिफरेंट उसके पूल्स बना लेते थे या सेट्स बना लेते थे, और उनको हम सैम्पल कर देते थे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, उनको डिफरेंट ग्रेड्स में रख देते थे। तो इसमें ये होता था कि जो सुपरवाइज्ड ग्रेडियंट डिसेंट है ना, जैसे लिखा हुआ है सुपरवाइज्ड ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग यूजिंग वेब प्रोपगेशन। तो इसमें वो जो हमारी गुड ओल्ड टेक्निक है वेब प्रोपगेशन की, वो यूज़ होती थी। और ये जो हमारा ये था ना नेटवर्क, जो इसका ड्रॉबैक था एक तरह के कि ये ट्रेंड होता था एंड टू एंड, मतलब कि तमाम लेयर्स को ना एक ही टाइम सिमुलेटेडली ट्रेन किया जा रहा होता था। तो ये भी एक इसमें कह लें कि इसके आर्किटेक्चर में एक हर्डल था। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, अब इसमें आ जाता है लर्निंग डीप फीचर हायरार्कीज अनसुपरवाइज्ड। अब हमने सुपरवाइज तो देख लिया किस तरह किया जाता है उसमें नेटवर्क, डीप नेटवर्क में। अब हमने अनसुपरवाइज का देखना है। ऑन द इनिशियल टास्क विद फ्यू लेबल्ड सैम्पल्स डीप सुपरवाइज आर्किटेक्चर डोंट डू वेल। तो इसमें यही बता रहा है कि जो होता था ना कि हमारे लेबल सैंपल होते थे, उसमें जो सुपरवाइज लर्निंग की बेस पे वो आर्किटेक्चर था ना, वो इस तरह अच्छा काम नहीं करता था। अब प्योरली सुपरवाइज कन्वेंशनल नेट गेट्स ओनली 20% करेक्ट। अब देख लें सिर्फ 20% करेक्ट, मतलब ये हमें एक्यूरेसी जो जहाँ चाहिए होती है 90-95, यहाँ ये 20% दे रहा था, जो कि बिल्कुल भी ना फिजिबल है ही नहीं सोल्यूशन एक तरह से। तो सुपरवाइज तो यहाँ जाके हम कहते हैं एक तरह से डिस्कार्ड हो गया। तो फिर इसके लिए ना हमें चाहिए थी अनसुपरवाइज लर्निंग मेथड, जो कि ना हमारे पास जितने भी मतलब लेबल नहीं, उसके अलावा जितने भी इन्वेरिएंट्स आ जाते थे ना, वो उनको भी लर्न कर सकें। ओके, मूविंग ऑन। अच्छा, अब इसमें एक ये कॉन्सेप्ट भी हमें डीप बिलीफ नेटवर्क से पहले ये कॉन्सेप्ट भी समझना ज़रूरी है, जो कि है ऑटो इनकोडर नेटवर्क्स का। अच्छा, क्योंकि ये सारा हम अभी ना मैं लेयर्स के आर्किटेक्चर लेवल पे बता रहा हूँ कि लेयर्स किस तरह काम कर रही हैं। अब ये जो होता था ना ऑटो इनकोडर इज़ अ मल्टी layer network which learns to reproduce the input. The hidden layer is smaller than the input, and the network layer learns a condensed hidden representation extracting the regularities. अच्छा, अब ये ऑटो इनकोडर क्या होता था? अब जैसे जिस तरह आप देख सकते हैं इसकी डायग्राम, ये एक मल्टी लेयर नेटवर्क है ऑब्वियसली। तो इसमें ये होता था कि जो हमारी इनपुट है ना, ये उसको बार बार रिप्रोड्यूस करता था। जब ये बार बार रिप्रोड्यूस करता था ना, तो इसकी जो फर्दर लेयर्स थी ना, वो मतलब इसकी जो इनपुट है वो नेक्स्ट लेयर पे एज आ जो इनपुट का आउटपुट आता है वो नेक्स्ट लेयर पे एज आ इनपुट काम करता है। तो इसको आप ऐसे मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरी एक इनपुट है, तो उसके अगेंस्ट कोई आउटपुट आया। अब वो आउटपुट को मैं दोबारा एज आ इनपुट भेजूँगा, और फिर उसके पे कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम लगेगा, और फिर उसका कोई आउटपुट आएगा और वो एज आ इनपुट जाएगा। और ये जो काम हो रहा होता था ना, ये सारा हो रहा था हिडन लेयर में। अब जो हिडन लेयर थी ना, इसका जो मेन प्रॉब्लम था वो ये था कि जो हमारे इनपुट्स थे वो तो काफ़ी लार्ज होते थे, जो हिडन लेयर थी वो स्मॉल होती थी इनपुट से। तो इसमें ये था कि जो फिर था ना कि वो कंडेंस्ड लिखा हुआ, जैसे द नेटवर्क लर्न्स अ कंडेंस्ड हिडन रिप्रेजेंटेशन। तो ये होता था कि वो जितने भी मतलब कह लें कि नेटवर्क की हायरार्की थी ना, उसमें काफ़ी कंडेंसली ना डाटा रिप्रेजेंट होता था। अब ये एक इमेज मैंने अटैच किया, इसमें उसने थोड़ा स्ट्रक्चर बताया हुआ है इसका कि किस तरह वेट्स, नेट, बेस और एक्टो टारगेट सारा कुछ जा रहा होता था। मतलब इसको उसने ग्रिड की फॉर्म में बता दिया कि किस तरह ग्रिड्स अरेंज होती थी 4 to 4 नेट का।
अच्छा, हमने अब देख लिया कि हमें डीप नेटवर्क्स जो थे वो उसकी क्या आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर था, वो किस क्यों उसमें प्रॉब्लम्स थी, क्या कंस्ट्रेंट्स थी, हमने सारा उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने असल टॉपिक पे, जो है डीप बिलीफ नेटवर्क्स, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब जो मैंने पहले उसका मैंने जो एक ब्रीफ बताया कि वो कि क्या क्या चीज़ें थी जो मतलब जिसकी वजह से हमें इस नेटवर्क की ज़रूरत पड़ी। तो ये अब हम इसका जो पहले आपको मैं बता देता हूँ डीप बिलीफ नेटवर्क होता क्या है। अच्छा, ये ना एक अल्टरनेटिव टेक्निक थी बैक प्रोपोगेशन के लिए, जो मतलब कि ना हिल्टन इसका था, ये कहते हैं इसने एल्गोरिदम डिज़ाइन किया था। इसमें उसने जो थे ना, पहले हमारे पास होते थे रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन आरबीएम, तो वो उसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, वो भी इसके सिमिलर थी, पर उसने ये क्या किया था कि उसके आर्किटेक्चर को लेके उसको रिफ़ाइन किया था। उसमें जो जो प्रॉब्लम्स थी ना, उसको उसने आइडेंटिफाई किया, उसको उसने ब्रेक डाउन करके उसका सलूशन निकाला, और उसके सलूशन के बाद इसने एक नेटवर्क डिज़ाइन किया जो हमारा था डीप बिलीफ नेटवर्क्स। और ये चलता इसी टेक्निक पे था बैक प्रोपगेशन के लिए। अब इसमें उन्होंने बताया हुआ है इसका एक फ़्लो चार्ट के एज अ फ़्लो चार्ट को डिफाइन किया हुआ है कि हमारे पास ना एक लेट्स सपोज को हमने एक कोज़ है और हमने डाटा तक जाना है अपने। तो इसमें क्या होता था कि हमारा ना हमने गोल अचीव करना है जो हम मतलब कि हमारा एक गोल है, लेट्स सपोज हमने सी तक पहुंचना है, डाटा हमारा सी है, तो हमने उसको कैसे अचीव करना है। उसको अचीव करने के लिए होता था कि हम ना पहले अपने जो था उसकी कॉस्ट थी ना, हम पहले उसको लेते थे, उसको सर्च करते थे कि ये कहाँ से मिलेगा। अब जितने भी हमारे वो कह लें लेयर्स की हायरार्की थी, उसमें से जब हम सर्च कर लेते थे ना, तो हम उसको कह लें कि उस पर प्रोबेबिलिटी के कुछ होते थे एल्गोरिदम्स या मैथमेटिकल, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे जाके, वो अप्लाई करते थे। उसके बाद हम उस कोर्स का ना मतलब कह लें कि लेट्स सपोज उस लिंक पे जो रिलेटेड डाटा था वो हम फाइंड कर लेते थे। ये सर्च का एल्गोरिदम लगता था एक। अच्छा, अब ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जैसे हम इसमें बताते हैं कि इसमें जो लेयर्स है ना इसकी डीप बिलीफ नेटवर्क की, उसके उसके बारे में हम बताते हैं कि ये ट्रेन कैसे होती हैं। अच्छा, अब ये जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसका। अब इसमें ये होता था कि लेट्स सपोज जो हमारे पास फर्स्ट लेयर है ना, जो पहली लेयर है जो हमारी एज अ इनपुट जाती थी, तो ये इनपुट तो गेट कर रही है। तो अब इसमें ये था कि जो ये इनपुट गेट कर रही है ना, ये उसके बाद अपनी जो थी ना इनपुट को एज आ आउटपुट आ जाता था, उसको फिर एज आ इनपुट दोबारा भेजना होता था ना हिडन लेयर्स के पास। तो वहाँ जो हम पहले तरीके से करते थे, ये उस तरह नहीं करते थे, इसमें थोड़ा चेंज आता था। तो ये होता था कि ये अपने आप को ना लेट्स सपोज के एक हम वेट्स भी लेते हैं इसमें, एक वेट का फैक्टर ऐड करते हैं। सो लेट्स सपोज 10 वेट एक नोट पे था, 10 दूसरी वेट पे था, तो ये इसको बैलेंस कर कर के एंड तक चलती थी। और जब लास्ट में कह लें कि वेट्स इक्वल हो जाते थे, तब जाके पता लगता था कि ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। अब इसमें ये था कि अब इसमें एक क्वेश्चन राइज होता था कि हम इस तरह के जो है ना नेटवर्क को कैसे ट्रेन करें। अच्छा, अब ये आर बी एम मशीन्स आ गई जो मैं बात कर रहा था पहले। आर बी एम मशीन्स ये होती हैं कि ना रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन। अब इसमें हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना हमने ये देखना है कि इसमें क्या था, उसमें कैसे ट्रेन हो रहा था, और हमने अपने नेटवर्क को कैसे ट्रेन करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें थे कि बाई डायरेक्शनल सिमेट्रिकल कनेक्शन, मतलब ये था कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकते थे, वो ये नहीं था कि यूनिट डायरेक्शन नहीं था। और उसमें हम कह लें कि एक्टिवेशन बताते कब हमारा एक्टिवेट हो गया और कब नहीं हुआ, उसके लिए 0-1 थे। उसमें ये मशीन्स का ओवरव्यू बता रहा हूँ। उसके बाद सोफिस्टिकेशन एक्टिवेशन होती थी जिसमें हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते थे, और ये एक पूरा कंप्यूटेशनल मैथ है, ये आगे जाके भी आएगी। बट अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अब कह रहे हैं कि बट ओनली 2 लेयर्स इनपुट एंड हिडन, ऑल इनपुट यूनिट्स कनेक्टेड टू ऑल हिडन यूनिट्स, नो कनेक्शन विद इन द इनपुट लेयर और हिडन लेयर। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कह रहा है कि जो तमाम इनपुट लेयर्स थी ना, वो डायरेक्टली कनेक्ट होती थी हिडन यूनिट्स के साथ। ठीक है, और उनके दरमियान जो कनेक्शन होता था ना, नो कनेक्शन विद इन इनपुट लेयर और हिडन लेयर, और इनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता था, ये कनेक्टेड होती थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमने ट्रेन करने, जो हम पहले क्वेश्चन नहीं आया था कि डीप बिलीफ नेटवर्क को, हम ऐसे नेटवर्क को कैसे ट्रेन करें, तो इसको ट्रेन करने के लिए ना इसने उन्होंने एक डायग्राम के थ्रू भी बताया हुआ है। लेट्स सपोज हमारा जो इनपुट आ रहा है ना, वो टी नोट की फॉर्म में आ रहा है ऊपर जे, तो हमारा इनपुट जे है, तो उसका जो आउटपुट आया ना, वो लेट्स सपोज कुछ भी कह सकते हैं। हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, आई और जे है। ठीक है,
अब हमारी जो ये जे इसी टी नोट पे हमारे पास टी नोट कह लें, ये हमारे वेट्स हैं, जिसको आप ना इसमें मतलब बेसिकली दो चीज़ें होती थी, ये वी और एच के थ्रू ना रिकगनाइज़ कर रहा होता था कि ये कौन सा किस टाइम पे जा रहा है। तो जो हमारा वेट होता था ना, मतलब लेट सपोज जो हमारे इनपुट्स आ रहे हैं, इनपुट के साथ वेट अटैच होता था। ये देखें आप, बेसिकली ना साइनोसाइडल वेव बना रहा है और एक से दूसरे पे जा रहा है। तो ये एक से दूसरे पे जा रहा है ना, तो लेट्स सपोज T1 पे जो हमारे पास आई आ गया, जो हमने एज अ टी नोट भेजा था, टी नोट पे भेजा था आई। तो उसके बाद जो हमारा जे है ना, वो उसी की नोट के पैरेलल आएगा T1 पे। सेम इसी तरह ये टी नोट पे, इस तरह ये ट्रैवल हायरार्की में ट्रैवल करता जाएगा। अब इसमें मसला पता क्या था कि जो ये था ना ट्रू ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग, इसमें ये था कि ना ये काम तो सही कर रहा है, हमारा जो हम चाह रहे थे वो हो रहा है, पर ये स्लो बहुत था। तो इसके अब जो जैसे जैसे सोल्यूशन बढ़ता जाना था, तो उसके लिहाज से उसने उस तरह टाइम ज़्यादा लेना था। अब आगे मूव करते हैं। अब जो मैंने पहले डिफ़ाइन किया कि डाटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, कॉन्ट्रास्टिक डाइवर्सन लर्निंग, वो इसी तरह उन्होंने इसमें बताया हुआ है कि मतलब ये किस तरह एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, और एक वन पास फॉर डाटा एंड वन फॉर कॉन्फिगरेशन। तो एक तो उन्होंने बताया हुआ है ना कि मतलब इसमें ये होता था कि ये लर्निंग तो अपनी कर लेता है, जो ट्रेनिंग हो रही है, पर ये था कि डाटा एक चीज़ के लिए डाटा आ रहा है, दूसरी चीज़ के लिए जो हमने ऊपर मैंने जिसको वेट कहा है ना, वो कॉन्फ्लिगरेशन है, उसका मतलब यही होता है कॉन्ट्रास्टिक डाइवर्जेंस लर्निंग। अच्छा, अब आ जाते हैं हम स्टैकिंग पे। तो अब ये होता था कि हमने जो हमारी RBM मशीन्स है ना, RBM मशीन्स, इसमें ये होता था, ये लिखा हुआ है ना, ग्रेडिंग लेयर वाइज लर्निंग ऑफ RBMs, फर्स्ट लर्न H1 बेस्ड ऑन इनपुट, देन लर्न H1 बेस्ड ऑन H1। ये वही वाली जो आपको मैं अभी बताता आ रहा हूँ पिछली स्लाइड से, कि पहले H1 को लर्न करो बेस्ड ऑन इनपुट, फिर जो इनपुट का आउटपुट है उसको लर्न करो H1 में, H नोट पे, सॉरी हमने इसमें ये था कि H नोट पे हमने एक ले लिया, हमारा इनपुट कह लें, ठीक है, उसको हमने लर्न किया। उसके बाद जो वो जिसका जो आउटपुट आया लर्न करने के बाद, फिर हमने वो H1 पे लिया, और H1 कल हमने लिया ना, देखिए देन लर्न H1 बेस्ड ऑन H नोट, जो मतलब हमारे पिछली नोट में आया था ना, उसकी बेस पे हमने अगली नोट को लर्न करवाया। और उसके बाद फिर जब ये ऐसे प्रोसेस चलता रहा, उसके बाद लास्ट में ना हमने इसको फाइन ट्यून कर लेना, मतलब उसको कंपाइल कर लेना, स्टैक बना लेने उसके। अच्छा, अब ये इसी तरह फ़ाइन ट्यूनिंग, अब वो कह रहा है कि जो हमने फ़ाइन ट्यूनिंग और स्टैक बनाने हैं वो किस पे बनाने हैं, वो उसने एक मतलब कह लें कि इसने ना फ्लो चार्ट की बेस पे ना आपको बताया हुआ है। इसमें मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ इनके से विजिबल नहीं है दिए। अब इसमें फ़ाइन ट्यूनिंग ऑटो इनकोडर्स का बताया हुआ है कि इसमें किस तरह उसने जो लेयर से ट्रांजैक्शन करनी है ना और डिकोड करना है, और किस तरह वो करेगा, जो मैंने पिछले डिफ़ाइन किया है बिल्कुल वही है चीज़। आगे अब इसकी बाइजियन इंटरप्रिटेशन क्या आ जाती है। अच्छा, अब रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन अलाउ अ क्लियर इंटरप्रिटेशन इन द लैंग्वेज ऑफ ग्राफिकल बेजियन मॉडल्स। अच्छा, वो कह रहा है कि जो RBM मशीन्स हैं ना हमारे पास, वो जो हमारे ग्राफिकल मॉडल होते हैं ना, बेजियन मॉडल ग्राफिकल, उसकी ना बिल्कुल ये कंप्लीट जो मतलब जिस तरह हमने इसको इमेजिन या जिसका हमने उसका हाइपोथेसिस लिया था, बिल्कुल वैसे ही वो उसको इंटरप्रेट कर रहा था। वी थिंक ऑफ अ फुली ट्रेंड RBM एज अ वे ऑफ परफॉर्मिंग फास्ट बट एक्यूरेट इन्फेरेंस फ्रॉम विजिबल आउटकम्स टू हिडन कॉजेज़। अब वो कह रहे हैं कि हमने जो फुली ट्रेन हमारे RBM थे ना, उसको हमने फास्ट एज अ वे ऑफ परफॉर्मिंग फास्ट, वो एक तो वो फास्ट परफॉर्म कर रहे थे इसकी वजह से, और वो ये था कि उसके जो हिडन लेयर्स पे था ना, वो कोज कम आ रहा था, कोज एंड इफेक्ट कह लें। द ट्रेनिंग एल्गोरिथम अबव इज़ फास्ट एंड ग्रेडियंट वे ऑफ लर्निंग दिस हिडन लेयर्स। तो ये अब कह लें कि एक तो फास्ट था, दूसरा एक ग्रेडी था। तो ये मतलब इससे ये होता कि हमारी इंटरप्रिटेशन है, जो हम इंटरप्रिटेशन जो हम उसको बता रहे थे या जो हम देना चाह रहे थे वही जा रही थी। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। अब RBM हैज़ मैनी एप्लीकेशंस, इसमें मतलब कि जो रियल वर्ल्ड में इस टाइम चल भी रही हैं और यूज़ हो रही हैं। इसमें ये होता है कि डिजिट रिकग्निशन, अब लेट्स सपोज जो हमारे जितने भी गूगल ट्रांसलेट्स हमारी करता है, गूगल ट्रांसलेटर, या इवन के जो हमारे वॉइस इनपुट जाती है, तो उसमें ये डीप लर्निंग के सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। तो उसमें अब लेट्स सपोज बाज़ डिजिट को हमने रिकग्नाइज़ करना है, तो वो भी हमारे, अगर हमने मॉडल अपना ऐसा ट्रेन करा है RBM के थ्रू, तो वो उसको करता है रीओरिएंटिंग रोटेटेड फेसेस। अब जब हमारा ये होता है कि जैसे
वो हमारी स्क्रीन को रोटेट करते हैं हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो उसके लिहाज से वो जो हमारा ओके तो मैं बता रहा था इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में कि जो हम आरबीएम्स की डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जो इसमें डिजिटल रिकग्नाइजेशन आ जाता है, रीओरिएंटेशन, रोटेटेड फेसेस, जैसे हम अपनी स्क्रीन को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रोटेट करते हैं उसकी बेस पे जो हमारा ओरिएंटेशन इफेक्ट होता है वो आ जाता है। फिर जनरेटिंग ह्यूमन मोशन, जो हमारी मोशन जनरेट हो रही होती है ना उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए भी ये यूज़ होते हैं आरबीएम। और फिर डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन के लिए भी और नेटफ्लिक्स रेटिंग के लिए भी, मतलब जो हम रेट करते हैं कोई भी। अच्छा, अब हम पहले इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं डिजिटल रिकग्नाइजेशन की क्या है। अब इसमें हमारे पास क्या कह रहा है, स्टार्ट फ्रॉम रॉ इमेज नॉट अ पॉलीगॉन पिक्सेल्स, फर्स्ट अनसुपरवाइज, लेटर ऐड लेबल कुड बी फ्रॉम स्पीच स्ट्रीम आफ्टर ट्यूनिंग, एरर रेट ऑफ 1.4। अच्छा, अब उसमें सारा बताया हुआ है कि ना हमारे पास कितने, पहले वो कह रहा है, मतलब इसमें ये ना ये होता है कि हम इसमें हमेशा टॉप टू बॉटम चलते हैं वो फ्लो चार्ट्स की बेस पे, और होता ये बाई डायरेक्शनल है। पर इसमें ये होता है कि हमारा जो कह लेंगे हाँ थंब रूल है ना, वो ये है कि हमने टॉप से स्टार्ट करना है और उसके बाद फिर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको उस डायरेक्शन से बाज़ दफ़ा इनपुट को एज आउटपुट आगे भेजना होता है। अब हमारे पास कह रहा है कि हमने रॉ इमेज है ना, पहले हमने डिजिटल रिकग्निशन के लिए उसके हमने कह लें कि हमारे पास एक कुछ यूनिट्स होते हैं इनिशली इनपुट 2000 यूनिट्स आ गए इसमें। वो कह रहा है 10 लेबल यूनिट्स हैं, 500 दूसरे यूनिट्स हैं। तो ये होता है कि हमने डिफाइन करना था दिस कुड बी द टॉप लेवल ऑफ अनदर सेंसरी पाथवे। अब ये होता है कि हमने ये भी डिफाइन करना होता है कि कौन सा जो है ना हमारा कौन सी प्रायोरिटी पे आना चाहिए, जिसकी बेस पे हमने रिकग्नाइज़ करना है आगे जाके। तो फिर ये होता है कि उसके इमेज को अक्सर वो जो इमेज होती है ना वो पिक्सेल्स में होती है, और पिक्सेल्स हमारे एज ए ग्रिड होते हैं। तो हर ग्रिड का ना एक होता है कि इसमें स्पेसिफिक यूनिट आता है, तो उस स्पेसिफिक यूनिट को ना रिकग्नाइज़ करना और उसके एल्गोरिदम को परफॉर्म करना है। उसके बाद ही जाके ना ये कहीं ना कहीं जाके ना लेबल्स ऐड करता है, और फिर उसको जो हमने डिजिट रिकग्नाइज़ किया ना उसको फिर वो एज आ स्पीच में कन्वर्ट करता है। टेस्ट प्रोसीजर्स, अच्छा टेस्ट प्रोसीजर भी कह लेंगे इसकी एक टेस्ट प्रोसीजर ये होता है कि हमने फिर जब हमने उसको डिजिट रिकग्नाइजेशन के थ्रू उसको करवा दिया ना, उसने फिर टेस्ट करना है। फिर ये होता है कि हम उसकी जनरेशन करते हैं पहले, फिर जनरेशन की बेस पे हम इसकी रिकग्निशन करते हैं। पहला ये होता है कि वो जितने भी हमारे होते हैं ना कि हमारे जितने डिजिट्स होते हैं उनको वो जनरेट कर रहा होता है, इमेज में होता है उसको रिकग्नाइज़ करके जनरेट कर रहा होता है। फिर जब ये होता है कि जनरेट हो जाते हैं ना, फिर हम इसको रेटिना इफेक्ट के थ्रू ना उन पैटर्न्स को जो ग्रेड्स होती हैं हमारी बेसिकली ग्रेड्स, और ये जो हमारे पिक्सल ग्रेड्स एक ही चीज़ है, तो उसकी बेस पे ना फिर ये होता है कि उन सैम्पलिंग को लेता है और ये और उसके बाद रिकग्नाइज़ करता है। इसमें ये होता है कि इसमें एरर रेट हमारा जैसे हमने ऊपर देखा वो काफ़ी कम हो जाता है। अब आगे चलते हैं। अब ये उन्होंने ये देखें डिफरेंट डिजिट्स के सैंपल लिए हुए हैं ये, और उसमें ना उसने फिर ये होता है कि जो इमेज होता है ना उसको फिर ये पहले हम ये जनरेट करते हैं, उसके बाद फिर ये उसके बाद इसकी रिकग्निशन की जाती है। अब इसमें बता रहा है कॉल 49 है और एरर 125 है आउट ऑफ 10,000। तो ये इनपुट सेट काफ़ी बड़ा है, तो उसने क्लोज कॉल्स और एरर्स, तो अब इसके आप परसेंटेज निकालें। मेरे लिहाज से ये एरर जो है 125 है, क्लोज कॉल 49, मतलब 49 का मतलब ये है कि ये उसने आलमोस्ट सही करेक्ट कर लिया है। अब ये होता है कि ये काम तो सही कर रहा है, अगर 10,000 का हमारा इनपुट सेट था उसने से उसमें 125 एरर दिए हैं सिर्फ, तो ये काफ़ी अच्छी रेशो है। पर इसमें ये होता है कि हमेशा ही ऐसे ही काम नहीं करता। अब इसने एक ना एक्स वाई ग्राफ लिया जिसमें उसने एक साइड पे एनर्जी को डिफ़ाइन कर दिया और दूसरी साइड पे उसकी कह लें उसने गुडनेस की कितना अच्छा होता है। तो इसमें ये होता है कि इसका आप देखिए ग्राफ एकदम से नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया। फिर ये है कि होता है कि जितना हमारा डाटा सेट बड़ा होता जाएगा ना उतना ये अच्छा परफॉर्म करेगा, और जितना डाटा सेट रिड्यूस होता जाएगा ना उतना ये इसके एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये इस ग्राफ में बेसिकली एनर्जी और गुडनेस का उसने कंपेरिजन करके बताया हुआ है। और सिमिलरली ये उसने बताया हुआ है कि हमारा स्टैग्ड इनकोडर इसका जो नेटवर्क का ना व्यू है वो हमें उसने बताया हुआ है कि किस तरह इसका कह लें कि डिकोड और करता है, किस तरह कोड आता है, किस तरह इनकोड करता है, उसके कितने लेवल्स हैं, सारा कुछ। तो ये वही चीज़ है जो ऊपर डिफ़ाइन की गई है। अब ये जो हमने ऊपर सारा बताया ना कि उसमें ये था कि उसने दो नए आइडियाज़ लिए और एक पुराना लिया और उसको कंबाइन करके ना उस चीज़ को
ये था कि उसने कंबाइन किया उस चीज़ को, उसमें एक ना लेयर्स का डाला, वेट्स का डाला, उसमें सारी चीज़ें वो ये मतलब डिफरेंट नेटवर्क और डिफरेंट जितने भी उसमें कमियां थी ना उनको पूरा करके एक नई चीज़ बनाई। और वो उसमें वो था, ये मल्टी लेयर था, और ये था कि उसमें सारे जितने भी हमारी वो हो रही थी ना कमियां, वो इसमें पूरी हो रही थी। मतलब इसको और इम्प्रूव तो किया जा सकता है, फ्यूचर में वो कर भी रहे होंगे, काम चल रहा होगा, पर पिछले वाले से ये बेहतर था। अब ये उसका एक एल्गोरिदम उसने डिज़ाइन किया हुआ है। एल्गोरिदम जो डिज़ाइन था ना उसको उसने हाई लेवल पे एक आर्किटेक्ट बताया हुआ है कि किस तरह उसने कोड लिया है, उसको बाद उसने एंड गेट और डिफरेंट गेट्स को कंबाइन करके इन कोड और डिकोड करके बताया हुआ है किस तरह ये किस लेयर पे जा रहा है। और ये जो हमारा डाटा था उसने वही डिजी टेक्नीशियन वाले चल रही है इसके स्लाइड्स, और उसने उसका रिज़ल्ट ना बेसिकली उसको कंबाइन करके बताया हुआ है कि किस तरह वो रिकगनाइज़ कर रहा था और उसका क्या एरर रेट था। अच्छा, अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब वो कह रहा है कि इमेज नेट लार्ज स्केल विजुअल रिकग्नाइजेशन चैलेंजेस, ठीक है, जो चैलेंज आते हैं इसमें जो होता है कि हमारे पास ना क्लासिफिकेशन और लोकलाइजेशन होती है, ठीक है। अब हमारे पास कह लें कि 1.2 इमेजेस हैं फ्रॉम 1000 क्लासेस, इसमें इंग्लिश सेटर, ग्रैनी स्मिथ, लैडलीस, मतलब जिसमें क्लासेस बनी हुई हैं। अब इसमें वैलिडेशन सेट ये होता है कि 5000 इमेजेस नॉट इन ट्रेनिंग सेट। अब इसमें कुछ इमेज हैं जो ट्रेन हम कर ही नहीं सके, अब जो टेस्ट में आ गई ना तो फिर जो वैलिडेट ही नहीं कर पाएगा वो उस चीज़ को। अब हमारे पास क्या होता है, टेस्ट सेट में ना 1 लाख इमेजेस आ रही हैं जो कि हमारे वैलिडेशन और ट्रेनिंग सेट में नहीं है। तो ये एक ना कह लें चैलेंज है, और ये इसकी वजह से ही हमारी एरर और जो जितनी परफॉर्मेंस है ना उसमें फ़र्क इसी बेस पे आता है। अब ये इसने ना जो हमारा सारा था ना सुपरवाइज्ड वाला जो हमने पूरा ऊपर डिफ़ाइन किया क्लासिफिकेशन लोकलाइजेशन को, उसने उसका एक ब्रीफ रिज़ल्ट बता के ना, मतलब मैंने एक स्लाइड में उसको कर दिया कि ये जितना हमारा एरर रेट आ रहा था लोकलाइजेशन पे, सुपरविजन पे, रनअप पे, सारा ये करके ना उसको उसने मतलब उसने सुपरवाइजन मॉडल को ना सारा बता दिया कि किस तरह एग्ज़ाम्पल जो मैंने पूरी पे डिफ़ाइन की है उस एग्ज़ाम्पल को उसने एग्ज़ाम्पल का पूरा रिज़ल्ट और उसका पूरा मॉडल को मैंने ब्रीफली डिफ़ाइन कर दिया है। तो मैं इसको ना इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, और मैं इसको यहाँ वाइंड अप करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है मेरी प्रेजेंटेशन। तो थैंक यू सो मच। इन केस अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।